नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दिव्या ज्ञान के YouTube चैनल पे और मेरा नाम है दिव्या मिश्रा। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, और जो ऐसा टॉपिक है जो हमारे टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे आप बात करो LT की, लेक्चरर की या CTET UTET, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है जिसमें आप अगर इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। और मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि ये टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बने तो आप पूरे नॉलेज के साथ, पूरे विश्वास के साथ इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो सही कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है संप्रेषण, और जिसे कहा जाता है इंग्लिश में कम्युनिकेशन। यदि हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन की बात करें, जो टर्म कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन। और यदि हम हिंदी की बात करें तो हम हिंदी में कम्युनिकेशन को संप्रेषण कहते हैं, और संप्रेषण का अर्थ होता है, सिंपल सा सीधे अर्थों में की बात करें तो किसी भी सूचना को या किसी भी विचार को यदि एक व्यक्ति के द्वारा या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजना, इसे हम संप्रेषण कहते हैं। साथियों, जो आज ये टॉपिक है इसमें जो अभी हमें समझना है, इस तरीके से समझना है कि ये हमारा टॉपिक कम समय में जल्दी पूरा हो जाए। इससे रिलेटेड आपको जो इसका कंप्लीट जो हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने डिटेल में इसको पढ़ा रखा है। अभी जो हम बात करेंगे थोड़ी स्पीड में मैं पढ़ाऊंगी, और तरीका मेरा यही रहेगा कि आपको ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में आसानी से समझ आ जाए, और डिटेल वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संप्रेषण का हमने शाब्दिक अर्थ समझ लिया कि संप्रेषण कम्युनिकेशन क्या होता है, कि अपने विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। अब कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। जैसे वन वे की यदि हम बात करें, सरकार द्वारा कोई भी अधिसूचना निकलती है या कोई भी विज्ञप्ति निकलती है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन ही है, परंतु वो वन वे है, वो हम तक पहुंचती है। ठीक है, तो हमारा रिस्पांस इस तरीके का नहीं होता कि जिसमें हम टू वे कम्युनिकेशन के हम फीडबैक दे सके या अपनी बात रख सके। तो अधिसूचना या विज्ञप्ति में इस तरीके का हमारा कोई रिस्पांस नहीं होता। परंतु यदि ये तो इसका हो गया एक नैरो कॉन्सेप्ट। अगर हम इसके ब्रॉड कॉन्सेप्ट की बात करें, इसका संप्रदाय जो होता है बहुत व्यापक सा होता है, जिसमें ये टू वे हो सकता है, ये और मल्टी वे हो सकता है। मल्टी वे कहें कि बहुपक्षीय हो सकता है। तो अभी हम समझते जाएंगे टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है और मल्टी वे क्या होता है। तो सबसे पहले अभी हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा की। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा या हम कहें शिक्षाविद द्वारा इसकी परिभाषाएं दी गई है। तो सबसे पहले बात करें डेविड कीथ ने। डेविड कीथ के अनुसार एक दूसरे के मध्य सूचना का आदान प्रदान करना और समझने की प्रक्रिया ही क्या है, कम्युनिकेशन है। तो डेविड कीथ ने क्या कहा है कि संप्रेषण क्या है, आप विचारों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और शेयर के दौरान क्या होगी, इसमें समझ की एक प्रोसेस चलेगी, समझने की प्रोसेस चलेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन कहेंगे। अगली बात करें, अगली डेफिनेशन देखें, तो थियो हेमन ने कहा है कि एक दूसरे के मध्य सूचना एवं समझदारी बनाए रखने की प्रक्रिया क्या है, संप्रेषण है। तो डेफिनेशन आप सभी जानते हैं, डेफिनेशन के लिए हमें कीवर्ड ही देखने पड़ता है, कि कीवर्ड से हमें याद करने पड़ते हैं, कि जैसे कीथ ने क्या ऐसे कीवर्ड दिए, तो उन्होंने समझने को एक प्रोसेस के रूप में लिया है। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा है कि समझदारी बनाए रखने के, कि आपने समझ आपकी बनी हुई है संप्रेषण के दौरान, तो वही एक बेटर वे में क्या कहेगा, संप्रेषण कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन होगी इन दोनों की। अब मेन हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, कि संप्रेषण को जहाँ से हमें समझना है, अपना कॉन्सेप्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले है संप्रेषण की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो साथियों, जो ये चक्र बनाया हुआ है, ये इससे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी आपको मिल जाएगी कि क्या संप्रेषण होता है और कैसे होता है। तो जो ये बड़े बॉक्स में बनाया हुआ है, पहले मैं इसकी बात करूंगी। इसके बाद जो आप देख लीजिए एरो के ऊपर संप्रेषण सामग्री लिखा है, यहाँ पे सहायक बाधक तत्व, तो इससे को भी जोड़ते हुए हमने इस पूरी साइकिल को अच्छे से समझना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन का की जो प्रारंभिक बिंदु कहे या स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, वो है संप्रेषण स्रोत, सोर्स, या हम सिंपल भाषा में कहें भेजने वाला, सेंडर। तो शुरुआत कहाँ से होगी कम्युनिकेशन की, यदि कोई संप्रेषण की शुरुआत करने में कोई सेंडर बीच में आए, सेंडर आएगा भेजने वाला, कि जैसे मैं अपनी बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरे पास जो नॉलेज होगा या जो विचार होगा, तो अगर मैं आप तक भेज रही हूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेरे विचार आप तक भेजना ही सेंडर कहलाएगा या संप्रेषण स्रोत कहलाएगा। फिर संप्रेषण स्रोत भेजने का मैं क्या माध्यम ले रही हूँ, या मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो किस तरीके से कर रही हूँ, या तो मैं कम्युनिकेशन बोल के करूँगी या फिर मैं बिना बोले हाव भाव के तरीके से करूंगी। तो ये हो गया संप्रेषण माध्यम। अब
आप इन दोनों के बीच में देखिए, संप्रेषण स्रोत और संप्रेषण माध्यम के बीच में आती है संप्रेषण सामग्री। मैं क्या भेज रही हूँ, मैं कोई नॉलेज दे रही हूँ, कोई अनुभव दे रही हूँ या कोई इन्फॉर्मेशन सूचना दे रही हूँ, तो वो हो जाएगी संप्रेषण सामग्री। तो सबसे पहले सेंडर के पास उसकी सामग्री होनी चाहिए, और सामग्री इस तरीके की होनी चाहिए या विषय वस्तु इस तरीके का होना चाहिए जो सिंपल हो, सजग हो, जिससे जो भी रिसीव करने वाला हो आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, समझ पाए। तो ये हो जाएगी हमारी संप्रेषण सामग्री। तो इसमें हम संप्रेषण सामग्री में किसकी बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की, या हम कहें नॉलेज की या एक्सपीरियंस की, तो वो एक सेंडर की सामग्री हो जाएगी। अब वो सामग्री का माध्यम क्या हो सकता है, वो सामग्री का माध्यम हो सकता है कि बोल के करें, या अशाब्दिक रूप में हाव भाव से करें, या फिर जैसे एग्जाम्पल लें, क्लासरूम पे एक टीचर अगर पढ़ा रहा होता है, अगर प्रदर्शन कौशल का यूज करते हुए किसी भी तरीके का जो टीचिंग एड है उसका प्रयोग किया जा रहा है, बच्चों को प्रदर्शन के दौरान दिखाया जा रहा है कि ये चीज़, जैसे ग्लोब दिखा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये दृश्य, तो ये दृश्य सामग्री हो जाएगी। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक संप्रेषण का माध्यम कि टीचर बिना बोले बस दिखाते हुए दृश्य, कोई भी टीचिंग एड का यूज़ करते हुए जो नॉलेज है बच्चों तक पहुँचा रहा है, तो संप्रेषण माध्यम हो गया। शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक भी। इसके बाद फिर अब इसी में साथियों एक महत्वपूर्ण इसका कंपोनेंट आता है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, और इस के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इससे संबंधित एलटी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बना था। और क्योंकि ये जो इसका जो कंपोनेंट मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक इस प्रकार थ्योरेटिकल है, इसको समझना ही है, इसमें ऐसा फैक्चुअल कुछ नहीं है। तो आप जितना इसको बेटर वे से समझेंगे, आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो मैंने कहा कि संप्रेषण माध्यम में जब आप माध्यम का यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप शाब्दिक तौर पे करें या अशाब्दिक पे, तो उसमें दो टर्म यूज़ होते हैं, एक होता है कोडिंग, एक होता है डिकोडिंग। कोडिंग का अर्थ होता है संकेतन, और डिकोडिंग को हिंदी में बोलते हैं विसंकेतन। अब इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे आपने कोई भी विचार या कोई भी विषय वस्तु आप रख रहे हैं, तो आप उसे एनकोड कर रहे हैं। जैसे मैं दुकान में गई और मुझे आलू चाहिए, तो मैं अपने जो मेरी जो नीड है, आलू लेने की नीड है, तो मैं इसे दुकानदार तक कैसे प्रेषित करूंगी, मैं कहूंगी कि मुझे 1 किलो आलू दे दो। तो 1 किलो आलू दे दो, ये मैंने इनकोड किया, अपने बात को मैंने उन तक रखा है, अपने विचार को दुकानदार तक रखा कि मुझे 1 किलो आलू दे दो। अब दुकानदार इसी लाइन को, इसी सेंटेंस को डिकोड करेगा। डिकोड का सीधा अर्थ होता है कि उसे समझेगा। जैसे मैंने कहा 1 किलो आलू दे दो, तो वो इसको कैसे समझेगा, किस तरीके से, कि मुझे मतलब जो लेने वाला है उसे किसकी ज़रूरत है, 1 किलो आलू की ज़रूरत है। तो मुझे मतलब ये मुझसे किसके बारे में बात कर रहा है कि मुझे 1 किलो आलू चाहिए, तो वो इसको इस तरीके से डिकोड करेगा। तो मेरी जो बात है उस तक पहुंचने के लिए उसको अपने तरीके से उसे समझना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं आपसे चाइनीज़ भाषा में बात करती हूँ, मैं तो इनकोड कर रही हूँ अपनी बात को चाइनीज़ लैंग्वेज में, क्या आप उसको डिकोड कर पा रहे हैं? क्या जो मैं बात बोल रही हूँ वो आप तक समझ पा रहे हो आप, या उसको डिकोड कर पा रहे हो? तो अगर आप इसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो कम्युनिकेशन यहीं पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसमें क्या हो जाएगी, एक बाधक, या हम कहेंगे बीच में बैरियर आ जा रहा है। बैरियर किसका, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का बैरियर आ जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं डिकोडिंग। तो संप्रेषण माध्यम में चाहे अशाब्दिक प्रयोग करें चाहे अशाब्दिक करें, अगर किसी भी प्रकार का डिकोडिंग और एनकोडिंग और डिकोडिंग में कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे संप्रेषण क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि कोडिंग क्या है। कोडिंग आप अपनी बात को रख रहे हैं, एनकोड कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। डिकोड जिसके सामने रख रहे हैं वो उस बात को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। तो डिकोड कर पाना रिसीवर के लिए बहुत जरूरी है। डिकोडिंग करेगा तभी वो क्या करेगा, ये संप्रेषण आगे को चलेगा। अब ये हमने बात कर ली, संप्रेषण माध्यम में कोडिंग और डिकोडिंग दो आ जाते हैं। इसके बाद फिर ये प्राप्तकर्ता तक पहुंचेगा। पहुंचने के लिए कुछ ऐसे तत्व होंगे जो मदद करेंगे, कुछ ऐसे तत्व होंगे जो बाधा पहुंचाएंगे। इसकी बात हम आगे भी करेंगे। जैसे मदद करने वाला, सपोज मैं कोई कंटेंट आपके सामने रख रही हूँ और आपकी रुचि नहीं है उसे समझने में, सुनने में, तो क्या ये कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं। तो ये क्या कर रहा है, रुचि अगर होगी तो ये एक सहायक तत्व के रूप में काम करेगा। रुचि अगर आपकी नहीं है तो ये एक बाधक तत्व के रूप में काम करेगा। अब ये दोनों पे अप्लाई होता है, चाहे आप सोर्स की बात करें या सेंडर की बात करें, चाहे आप रिसीवर की। तो सहायक और बाधक तत्व दोनों पे अप्लाई होता है। तो ऐसे तत्व अगर ये सहायक कर रहे हैं तो प्राप्तकर्ता तक पहुंचेंगे। प्राप्तकर्ता तक जब पहुंचते हैं तो
डिकोडिंग की प्रोसेस प्राप्तकर्ता द्वारा की जाएगी। रिसीवर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करेगा, समझेगा, और समझने के बाद वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड फीडबैक अपना देगा, क्योंकि फीडबैक भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, कंपोनेंट है संप्रेषण की प्रक्रिया का। क्योंकि अगर फीडबैक नहीं दिया जाता तो इसका एक, अगर रिसीवर के द्वारा किसी प्रकार का फीडबैक नहीं दिया जा रहा तो सेंडर को ये फील हो सकता है कि क्या है, सामने वाले की रुचि नहीं है, और फील ही नहीं, ये एक रियलिटी ही होगी कि ये अरुचि को दिखाएगा। तो पृष्ठपोषण जब दिया जाएगा तो वो एक बेटर कम्युनिकेशन में का हिस्सा बनेगा। तो पृष्ठपोषण दिया जाएगा। अब पृष्ठपोषण फीडबैक जो रिसीवर दे रहा है वो भी क्या करेगा, उसी तरह से क्या करेगा, एनकोड करेगा, अपनी बात रखेगा। एनकोड का सिंपल सा अर्थ है अपनी बात को रखेगा। तो रखने के लिए वो भी शाब्दिक रूप में दे सकता है या अशाब्दिक रूप में दे सकता है। उसी तरह उसके लिए भी क्या होगा, अगर वो एनकोड कर रहा है तो अब जब वो सेंडर तक पहुंचेगा तो अब सेंडर को उसके फीडबैक को क्या करना है, समझना है, या हम कहें डिकोड करना है। तो अब जब पहुँचने के लिए वही जिस तरीके से एक सोर्स के लिए सहायक और बाधक तत्व आ रहे थे रिसीवर तक पहुँचने में, ऐसे रिसीवर का जो फीडबैक है सोर्स तक या सेंडर तक पहुँचने में सहायक तत्व अगर शामिल होंगे तो आसानी से कम्युनिकेशन होगा, नहीं होंगे तो बाधक तत्व इसमें इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारी एक संप्रेषण की पूरी प्रोसेस, एक चक्र है, कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या क्या इसमें चीज़ें यूज़ हो रही है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं तो अंत में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगी जो पूछा गया एग्जाम में। तो ये हमने बात कर ली किसकी, संप्रेषण की प्रक्रिया की। अब चलते हैं प्रकार के, ये बात भी हम कर चुके हैं, इसी में शामिल हो गया किस तरीके से आप संप्रेषण कर सकते हैं। संप्रेषण शाब्दिक रूप में हो सकता है और संप्रेषण अशाब्दिक रूप में हो सकता है। अशाब्दिक की शाब्दिक में तो आप समझ रहे हैं कि हम भाषा का यूज कर रहे हैं, बोलकर कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहे आप इसमें किसी भी प्रकार का माध्यम ले लें, जैसे हम एड ले लेते हैं, हम जैसे शाब्दिक में एड ले रहे हैं, हम टेलीविजन हो गया, टेलीविजन में बोलकर भी होते हैं, हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो ये जिसको हम कहेंगे मल्टीमीडिया के अंतर्गत आ जाता है। तो इसके हम जब देखेंगे इसके माध्यम में तो इसमें आपको समझ आएगा। संप्रेषण के प्रकार शाब्दिक रूप में अगर हम हाव भाव से करें, जैसे एक शिक्षक है क्लासरूम पे टीचिंग करवा रहे हैं, तो कई बार छात्र जो होते हैं एक शिक्षक के हाव भाव से ही समझ जाते हैं कि वो उन्हें किस प्रकार का क्या संकेत देना चाह रहे हैं। अगर शिक्षक खुश है उनके रिस्पॉन्स से तो चेहरे का जो फेस एक्सप्रेशन होता है उससे पता चल जाता है। यदि एक शिक्षक को उनके हल्ला करने से किसी प्रकार का जो अनुशासनहीनता है, अगर उससे शिक्षक को नाराजगी है तो आंखों के एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है। कई बार शिक्षक बिना बोले ही वो बातें बच्चों के सामने रख देता है कि जिससे बच्चे समझ जाए कि क्या सही है या क्या गलत है। तो ये भी अपने आप में कैसा हो गया, कम्युनिकेशन। तो और किस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, अशाब्दिक में। बोल के तो आप शाब्दिक का हम समझते ही हैं। अब नेक्स्ट है संप्रेषण के माध्यम, जो हमने यहाँ पे बात करी थी। संप्रेषण के माध्यम कैसे कैसे हो सकते हैं, श्रव्य हो सकता है, दृश्य हो सकता है, ये तो हम सभी जानते हैं। श्रव्य में सुनने वाली इंद्री ज़्यादा यूज होगी, दृश्य में देखने वाली आंखों का ज़्यादा यूज होगा। श्रव्य दृश्य में जिसमें दोनों जो है दोनों का प्रॉपर यूज, जैसे टेलीविजन की हमने बात कर लिया, फिल्म की हमने बात कर ली है, कोई मूवी चल रही है तो हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, माध्यम हो गया। इसके बाद जनसंपर्क। जनसंपर्क भी साथियों, जैसे हम ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में अगर संप्रेषण की प्रक्रिया करवानी है, अपनी बात ज़्यादा व्यक्तियों तक रखनी है, तो हम क्या करते हैं, जनसंपर्क मीडिया का यूज़ करते हैं। जैसे रेडियो का यूज़ कर लेते हैं, बुक हो गई, एक बुक भी जनसंपर्क का माध्यम होता है। जैसे शिक्षक अगर क्लास में एक बुक के माध्यम से कई बच्चों को पढ़ा लेता है, तो ये भी क्या है, कम समय में या ज़्यादा व्यक्तियों को संप्रेषण करवाने वाली प्रक्रिया का जिसमें हम यूज़ करते हैं वो माध्यम क्या हो सकता है, जनसंपर्क माध्यम हो सकता है। बहुइंद्रिय माध्यम। बहुइंद्रिय माध्यम भी इसी तरीके का है, जैसे मैंने बात करी कि टेलीविजन की, जिसमें सभी इंद्रियां क्या हो जाए, यूज़ हो जाए। तो ऐसे माध्यम को आप संप्रेषण की प्रक्रिया में यूज़ कर रहे हैं, जिसे जो प्राप्त करता है, रिसीवर है, उसके बहु इंद्रियों का यूज़ हो, सारी इंद्रियां यूज़ करें। जैसे अब एक टीचर ही है, क्लास में कोई कंटेंट पढ़ाना है, कंटेंट पढ़ाते हुए सिर्फ मुँह से शब्द निकले, इसी से संप्रेषण बेहतरीन नहीं हो सकता, या बच्चों या रिसीवर कौन है, अभी बच्चे हैं, अच्छे तक उन तक ये बात पहुँचे, ये संभव नहीं हो पाता। अगर एक शिक्षक पूरे हाव भाव के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है, पूरे बॉडी लैंग्वेज के साथ, घूमते हुए, मुस्कुराते हुए, ठीक है, इस तरीके से अगर किसी कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाता है तो वो संप्रेषण ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इसमें बहु इंद्रिय यूज हो जाती है। इसके बाद बहु माध्यम, जैसे आजकल आप देखते हैं जो एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन है, ये भी क्या है, एक बहु
क्या कहते हैं माध्यम का एक उदाहरण है कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे इग्नू हो गया, ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पे भी क्या होता है कि बच्चे जा नहीं पाते हैं तो स्कूल नहीं जाते हैं, मतलब ये होता ही उनके लिए है कि जो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा अपनी एजुकेशन पूरी लेते हैं। तो किस माध्यम से लेते हैं? ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये किसके अंतर आ जाएगा? बहु माध्यम के अंतर्गत। तो हमने इस प्रकार भी देख लिए और माध्यम भी देख लिए। इन सारों की चर्चा हम इस चक्र के दौरान पूरी कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं सिद्धांत की। देखिए सिद्धांत क्या बताता है? सिद्धांत बताएगा कि क्या जरूरी है क्या नहीं। देखिए पहला सिद्धांत है तत्परता और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। सिद्धांत सोर्स पे भी, सेंडर पे भी लागू होता है, सिद्धांत रिसीवर पे भी लागू होता है। तत्परता और अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत बोलता है कि सोर्स को, सेंडर को भी क्या होना पड़ेगा? तत्पर, सजग होना पड़ेगा। अगर सेंड भेजने वाला ही सजग नहीं है या तत्पर नहीं है अपनी इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए, तो कम्युनिकेशन बेटर नहीं हो सकता। और उसी प्रकार अगर वो मोटिवेट नहीं है, खुद ही मोटिवेट नहीं है, तो वो रिसीवर तक किस तरीके से पहुंचेगा? और यही रिसीवर के लिए है कि उसको सुनने के लिए क्या होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए प्राप्त करने के लिए, और मोटिवेट होना चाहिए, उसकी रुचि होनी चाहिए। क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन से दी जा रही है, अगर पूरी रुचि के साथ, पूरी तत्परता के साथ करेगा, तो वही क्या कहलाएगा? संप्रेक बेटर, प्रभावी संप्रेषण कहलाएगा। तो ये इसके सिद्धांत हो जाते हैं। वैसे ही सक्षमता और योग्यता का सिद्धांत, इसमें सक्षम होना जरूरी है। जैसे एक शिक्षक, मान लीजिए कोई हिंदी का शिक्षक है, अब उन्हें क्लास पे मैथ्स पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए या फिर फिजिक्स पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए, तो उनकी जो कमांड है अपने विषय पे ज़्यादा होगी किस दूसरे विषय के कंपैरिजन में। तो अगर उन्हें भेज दिया जाएगा क्लास में, तो क्या वो बेटर तरीके से कम्युनिकेट बच्चों के साथ कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होना चाहिए? योग्य और सक्षम होना भी इसका क्या है? एक सिद्धांत है। तो जो भी कंटेंट, जो भी रिसीवर, सेंडर द्वारा भेजा जा रहा है, तो वो कंटेंट इस तरीके का होना चाहिए कि जिसमें उसकी कमांड हो अपने आप में, जो कि अपनी बात को अच्छे से प्रेषित कर पाए। सिंपल सा अर्थ ये है। तो योग्य होना चाहिए। ये अगर भेजने वाला योग्य होगा तो प्राप्त करने वाला उस चीज को आसानी से डिकोड कर पाएगा। ठीक। अब अगला है भागीदारी व अंतक्रिया का सिद्धांत। देखिए हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन व्यापक अर्थ में हमने समझा कि इस कम्युनिकेशन टू वे भी हो सकता है और मल्टी वे भी हो सकता है, बहुपक्षीय भी हो सकता है। बहुपक्षीय का जैसे हमने उदाहरण लिया था कि क्लास में ही देख लीजिए, एक शिक्षक है और पुस्तक के मदद से वो पूरे अपनी बात को क्या कर रहा है? बच्चों तक पहुंचा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? अब भागीदारी किस तरीके की होनी चाहिए? जो कंटेंट पहुंचा रहा है, बच्चे भी क्या कर रहे हैं? उसका प्रॉपर रिप्लाई करें। ठीक है। तो इसमें क्या होनी चाहिए? अंतक्रिया दोनों के बीच में चल रही है, जो कि हम टीचिंग की क्लासरूम के अंतर्गत देखते हैं। तो ये सिद्धांत कहता है कि अगर टू वे है तो दोनों साइड से क्या होना चाहिए? इन्वॉल्वमेंट दोनों का होना चाहिए। अब संप्रेषण सामग्री और माध्यम की उचितता का सिद्धांत, ये क्या कहता है? जिस भी मीडिया का आप यूज कर रहे हैं, चाहे आप भाषा ही ले लीजिए, जैसे मैंने कहा कि आपने शाब्दिक रूप में भाषा का चयन किया। भाषा अब आपकी, अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। अगर मैं अदर लैंग्वेज यूज कर रही हूँ और ऐसी लैंग्वेज जो आप नहीं जानते, तो क्या ये प्रभावी हो सकता है? संप्रेषण नहीं हो सकता। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी माध्यम आप ले रहे हैं या जो भी कंटेंट आप ले रहे हैं वो उचित होना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? संप्रेषण सामग्री व माध्यम की उचितता का सिद्धांत। पृष्ठपोषण, जैसे मैंने बताया कि अगर प्राप्तकर्ता तक पहुंच गई है बात और प्राप्तकर्ता द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, तो ये किस और इशारा करेगा? ये इशारा करेगा कि प्राप्तकर्ता की कोई रुचि नहीं है। रुचि नहीं है तो ये संप्रेषण यहीं पे क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि पृष्ठपोषण का दिया जाना। ठीक। तो पृष्ठपोषण के सिद्धांत के अंतर्गत ये आ जाता है। और अंतिम है सहायक व बाधक तत्व। ये हमने देख लिया। इसके अंतर्गत जैसे वातावरण, मैं यहाँ पे आपको इस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ और कहीं से बहुत ज़्यादा हल्ला हो जाए, शोर हो जाए, वातावरण सही नहीं है, तो आप तक मेरा जो कंटेंट है पहुँचने में क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? बाधक पहुँचा रहा है। और यही अगर शांत माहौल रहे और मैं आसानी से आप तक अपनी बात रख पाऊँ, तो ये सहायक कर रहा है कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए। तो इसका ये सहायक तत्व हो जाएगा। तो ये हो गए इसके कुछ सिद्धांत के बारे में। अब बात कर लेते हैं संप्रेषण सामग्री। अब संप्रेषण में बाधक तत्व, जैसे अभी हम बात कर चुके हैं कि संप्रेषण जो सामग्री, आपका जो कंटेंट है, जो आपका नॉलेज है, अनुभव है, वो बेटर होगा तो अच्छे आसानी से क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन हो सकता है। संप्रेषण माध्यम, आपका शाब्दिक जिस रूप में भी आप उस माध्यम का यूज कर रहे हैं, कोई भी एड्स आप ले रहे हैं, वो भी एक माध्यम है। तो माध्यम अच्छा होगा जिससे आसानी से सारी इंद्रियों का अगर ज़्यादा प्रयोग होगा तो वो चीज़ें आसानी से क्या हो जाएगी? गेन होंगी रिसीवर द्वारा। तो माध्यम आपका बेटर होगा तो वो सहायक करेंगी, नहीं तो वो बाधक करेंगी। तो इसी में सहायक भी आ गया, इसी में बाधक भी आ गया। प्राप्तकर्ता संबंधी कमियां, प्राप्तकर्ता जो रिसीवर है अगर वो एक्टिव है, ठीक है, मोटिवेट है और उसके पास जो साधन है लेने के लिए वो भी बेटर है, ठीक है, जो तत्व हैं उसके वो अच्छे हैं, तो वो क्या करेगा? कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएगा। अगर वो अच्छे नहीं है तो वो
उसे परेशानी उत्पन्न करेगा। वातावरण जन्य कमियाँ, जैसे वातावरण, जैसे मैंने अभी बात कर ली कि शोरगुल हो सकता है, वातावरण बेहतरीन ना हो, ठीक है, वो मानसिक तौर पे सही ना हो, जहाँ वो रह रहा है, जिस माहौल में भी रह रहा है वहाँ कहीं झगड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है मतलब समाज में, तो वो क्या करेगा, उसको प्रभावित करेगा। तो वातावरण सही नहीं है तो ये क्या करेंगे, तब भी संप्रेषण सही नहीं हो सकता। और रुचि का अभाव, ये हम बात कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ साथियों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये इसकी जो डिटेल वीडियो आपने देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हमने लेक्चरर, क्योंकि ये टॉपिक जो है एलटी का भी है और ये लेक्चरर का भी है, और ये कई बार क्या कहते हैं सीटेड यूटेड की जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये उसमें भी पूछा जाता है इससे संबंधित। अब जो मैं कह रही थी एलटी में जो पूछा गया था वो क्वेश्चन किस तरीके से था, तो उसमें दिया गया था कि अगर कोई फोटोग्राफ है, ठीक है, किसी प्रकार की फ़ोटो है, तो इसमें क्या इस फोटोग्राफ से संबंधित क्या दिक्कत हो सकती है। तो लैंग्वेज मेरी सिर्फ समझाने के तौर पे है, क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो अलग तरीके का था, तो इसी संबंधित पूछा गया था। तो दिक्कत हो सकती है फ़ोटो को सेव रखने में, फ़ोटो को भेजने में, या डिकोड करने में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी फोटोग्राफ अगर मैं आपके सामने ला रही हूँ, या 3-4 लोग हैं, मैं उन्हें फोटोग्राफ दिखा रही हूँ, किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो हर किसी व्यक्ति अपने तरीके से उसे डिकोड करेगा। जरूरी नहीं कि हर कोई डिकोड एक जैसा करे, मैं उसको अपने तरीके से समझूंगी, दूसरा इंसान उसको अपने तरीके से समझेगा। तो एक फोटोग्राफ को डिकोड करने में, समझने में हर किसी की क्या हो सकती है, अलग अलग अपनी रुचि के अनुसार या अपनी समझ के अनुसार वो उसका आंसर देगा। तो डिकोड करना मुश्किल हो पाता है किसी एक फोटोग्राफ को। तो इस तरीके का पूछा था। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कोडिंग और डिकोडिंग आप सिंपल भाषा में समझ गए होंगे। इसी प्रकार अदर कंटेंट या इससे संबंधित कोई भी विषय वस्तु समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।